नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मेधा स्टूडेंट एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक देख लिया था। तो आज से क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट है। तो देखिए, इसको बनाने से पहले जो है दो कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना होगा। जब भी आय का अनुपात पूछे तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट जो है ये याद रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है, यहाँ साइड में लिखते हैं कहीं। पहला कॉन्सेप्ट है, लिखिएगा, व्यय का अनुपात यदि व्यय का अनुपात दिया रहेगा और इसी को हम अगर व्यय के अनुपात से डिवाइड करेंगे, व्यय का अनुपात से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा आय का अनुपात। तो इनकम जो है उसका रेशियो निकल जाएगा, आय का अनुपात। आप कहिएगा कि व्यय का अनुपात तो दिया गया है एक, तो ये जो व्यय का अनुपात कहाँ से आएगा, जो नीचे हम डिवाइड किए हैं, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे 16, 12, 9 यहाँ पे दिया गया है व्यय का अनुपात, और ये निकालेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि बचत का अनुपात दिया रहेगा, बचत का अनुपात एक क्वेश्चन में रहेगा और एक हमको निकालना पड़ेगा। बचत का अनुपात बटे में अगर बचत का अनुपात करेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा आय का अनुपात, बचत का अनुपात, ठीक है। और यहाँ से भी क्या निकलेगा, आय का अनुपात निकलेगा, आय का अनुपात। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है पहला कॉन्सेप्ट से बनेगा, व्यय का अनुपात, क्योंकि क्वेश्चन में व्यय का अनुपात ही दिया गया है। तो जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे लिखिए। सबसे पहले दिया गया है कि ए बी सी के आय का अनुपात जो दिया गया है, ए अनुपात बी और सी, आय सॉरी व्यय का दिया गया है। तो यहाँ लिखिए व्यय कितना दिया गया है, 16:12 और अनुपात में 9, ठीक है। तो ये लिख दिए। अब क्या बोल रहा है कि आगे देखिए, अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, तो बचत कितना कर रहा है, 20% बचत कर रहा है, 20%, है ना। और ये ए कर रहा है, बी कितना बचत कर रहा है, 25%, और सी कितना बचत कर रहा है, 40%। तो 100 रुपये में अगर 20 रुपये बचत कर लेगा तो कितना बचेगा, 80 रुपये, है ना। 20% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 80 रुपये, है ना। खर्च या खर्च निकलेगा, क्योंकि बचत है 20%, तो खर्च कितना हो जाएगा, 80%। और ये खर्च करेगा बी कितना, 75%, और सी कितना खर्च करेगा, 60%, ठीक है। तो यहाँ से जो है खर्च हमको पता चल गया। अब इसको जो है खर्च को हम क्या करेंगे, रेशियो में बदल लेंगे। तो ये रेशियो में बदलने के लिए तो इसको डिवाइड करेंगे, परसेंटेज सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 80, 75 और 60 बचेगा, 80, 75 और 60। तो ये क्या निकला, खर्च यानी कि व्यय का अनुपात निकला। और ये कटेगा, और कटाइए इसको, तो ये कटता है किससे, 5 से कटाते हैं, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 5 से 15 बार में, और ये हो जाएगा 5 से 12 बार में। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, व्यय यानी कि खर्च का अनुपात यहाँ निकला मेरा कितना, 16, 15, 12। तो एक निकल गया। तो यहाँ से डिवाइड कीजिए, व्यय को डिवाइड कीजिए, 16, 15 और 12, क्योंकि व्यय बटे व्यय बराबर क्या निकलेगा, ये हो गया आय का अनुपात, आय का अनुपात, ठीक है। तो आय का अनुपात यहाँ से मेरा निकल गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से मेरा आय का अनुपात पता चल जाएगा। तो 16 से 16 कट जाएगा ये एक बार में, और ये 3 से कटाएंगे तो 4 बार में, और ये 5 बार में। 3 से कटाएंगे तो ये 3 बार में, और ये 4 बार में। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो 20 से इसको यहाँ पे सबको 20 से डिवाइड करना होगा और गुना करना होगा ऊपर में जो बचेगा। तो 5 चौके 20, है ना। तो यहाँ नीचे एक है, एक में शुरू में देखिए यहाँ एक है तो नीचे में एक है, और एक से जब 20 को जब डिवाइड करेंगे एक से तो कितना आएगा, 20। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 20 गुना 1 तो 20 हो जाएगा, और ये 5 गुना 4, है ना। तो 4 बार में कटेगा, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16, और ये 4 गुना 5, 5 बार में ये कटेगा, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15। तो ये क्या निकला, आय का अनुपात निकला, आय का अनुपात, ठीक है। तो आय का मेरा अनुपात निकल गया। अब कहा गया है कि ए बी सी की कुल आय जो है 35,700 है, तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए। तो 35,700 क्या दिया गया है, कुल आय दिया गया है।
और यहाँ से रेशियो में कुल आय देखते हैं तो 20, 16 और 15 ये होता है अनुपात में 51। और अनुपात में 51 बराबर कितना दिया गया है? 35,700 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, रुकिए। तो अनुपात में 51 का मान निकला 35,700। अनुपात में 51 का मान कितना निकला? 35,700। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 51 को 7 से कट जाएगा, ये तो हो जाएगा 700। और ए बी सी का जो आय है, इसका जो हम अनुपात निकालें कितना, का जो आय निकालें कितना निकालें? तो इसका आय निकला 20, 16 और 15। हाँ, इसका निकला 20 और इसका निकला 16 और इसका निकला 15। ठीक है, अब व्यक्तिगत आय निकालना है तीनों का। ए का कितना हो जाएगा? 20 गुना 700, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 700, यानी कि तीनों में, इसमें भी 700 से गुना हो जाएगा और इसमें भी 700 से गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 गुना 700 यानी कि 14,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 गुना 700 यानी कि 11,200। और ये हो जाएगा 15 गुना 700 यानी कि 10,500। 14,000, 11,200 और 10,500, ये तीनों का क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो फिर से एक बार समझिएगा, यदि व्यय का अनुपात दिया गया है और व्यय का अनुपात हम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से निकलेगा आय का अनुपात। और यदि बचत का अनुपात दिया गया है तो बचत का अनुपात हम निकालेंगे, है ना, तो इससे भी निकलेगा आय का अनुपात। तो हमको यहाँ क्या दिया गया था? व्यय का अनुपात दिया गया था 16, 12, 9। और यहाँ पे जो 20%, 25%, 40% बचाता है, तो यहाँ से हम खर्च निकाल लेंगे कि 80%, 75% और 60% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। और इस खर्च को जब रेशियो में बदलें तो यहाँ से जो मेरा व्यय का अनुपात निकला 16, 15 और 12 निकला। अब क्या करेंगे? व्यय को व्यय से डिवाइड करेंगे, तो 16/16, 12/15, जैसे जैसे है वैसे वैसे डिवाइड करना है। जैसे ए का 16 निकला है, बी का 15 और सी का 12, वैसे ही ए को 16 से डिवाइड करना है, बी को 15 से और सी को 12 से। और यहाँ से जब कैलकुलेशन किए तो आई का जो अनुपात निकला कितना निकला? 20, 16 और 15। ठीक है, और इन तीनों को जोड़ें तो कितना निकला? अनुपात में 51। तो अनुपात में 51 रुपये तीनों का आय है, लेकिन रुपए में कितना है? 35,700 रुपये है। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान निकाल लिए। जब अनुपात 51 का मान 35,700 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, अब जो है ए बी और सी का जो आय का अनुपात है 20, 16, 15 है, तो व्यक्तिगत आय निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुपात में 20 का मान निकालना है तो 14,000, क्योंकि एक का मान कितना है? 700 है, तो 700 तीनों में गुना होगा। तो व्यक्तिगत आय निकल गया 14,000, 11,200 और 10,500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर था। तो इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर है 31, देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया है कि ए बी और सी है, ए बी और सी है। आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है। तो यहाँ पे लिखिएगा खर्च, खर्च कर रहा है। आप शॉर्ट में थोड़ा लिखिए, अब इतना लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बचत लिखिए। अगर खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है? तो यहाँ पे बचत लिखिए। बचत कर रहा है कितना? ए बी और सी। अगर 100 में 80 रुपया खर्च कर रहा है ए, तो 20 रुपया बचत कर रहा है। बी अगर 85 रुपया खर्च कर रहा है तो 15 रुपया बचत कर रहा है। और सी अगर यदि 75 रुपया जो खर्च कर रहा है तो ये 25 रुपया बचत कर रहा है। तो बचत का अनुपात यहाँ से कितना निकला? 4 अनुपात, क्योंकि जब 5 से कटाएंगे तो 4 बार में ये कटेगा, ये 5 से 3 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 बार में कट गया, यानी कि 4:3:5। तो ये हम निकालें, और जो हम निकालते हैं उसको नीचे लिखना है, और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको ऊपर लिखना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ देखिए, यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है, तो यहाँ पे लिखिए बचत कितना है? 8:9:20, है ना। और जो हम निकालें उसको कहाँ लिखना है? नीचे। हम क्या निकालें? 4, 3 और 5। तो यहाँ डिवाइड कीजिएगा 4, 3 और 5। तो इससे क्या निकलेगा? इससे निकल जाएगा आय का अनुपात, है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा आय का अनुपात। अच्छा, आय का अनुपात हम क्यों निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है ए और सी की आय में
18,000 का अंतर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आय का अनुपात कितना निकल रहा है, उसके बाद ए और सी का रेशियो में देखेंगे कि कितना अंतर है, फिर बराबर करेंगे 18,000 से, तो वहाँ से हमको अनुपात 1 का मान निकलेगा, और बी का आय निकालने के लिए बी से हम गुना कर देंगे तो बी का आय निकल जाएगा। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 4 से 2 बार में, और ये 3 से 3 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो ए बी सी के आय का अनुपात कितना निकला, 2:3:4 निकला। अब देखिए ए और सी में क्या बोला है, यहाँ देखिए अंतर कितना है, अनुपात में 2, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 18,000 का अंतर है, तो अनुपात 2 बराबर हम लिख सकते हैं 18,000। तो यहाँ से हम अनुपात 1 निकाल सकते हैं, 18,000/2 कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान कितना निकला, 9,000 निकला। और हमको क्या निकालना है, बी का आय हमको निकालना है ना। ये जो बी का आय है ये बताना है कितना है, तो बी का आय कितना है, अनुपात में 3, तो 1 का मान 9,000 है, तो 3 से गुना कर देंगे, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 27,000। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 3:4 है, 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.0 लाख है तो पिछले वर्ष बी की आय थी, तो बी का आय निकालना है पिछले वर्ष। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे लिखते चलिए। तो लिखिएगा यहाँ पे पिछला वर्ष, ये पिछले वर्ष की बात है ना। पिछला वर्ष जो दिया गया है आय का अनुपात दिया गया है, किसका दिया गया है, ए और बी का। कितना दिया गया है, 4:3, यहाँ लिख दिए। अब जो कहा गया है कि पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष, पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। अब व्यक्तिगत आय का अनुपात बोला जा रहा है, पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिए ए का पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष है ना, व्यक्तिगत आय कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम बी का पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष, बी का दिया गया है 5:6। यहाँ तक समझ गए। तो ये व्यक्तिगत आय का अनुपात दिया गया है पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का, किसका किसका, ए और बी का। तो ए का पिछला वर्ष कितना था, 3, और वर्तमान वर्ष में है 4। बी का पिछला वर्ष है 5 और वर्तमान वर्ष हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ जो ऊपर में क्या था कि ए और बी का जो पिछला वर्ष है 4:3 है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ए का पिछला में 3 है और बी का पिछला में 5 है ना। और यहाँ क्या है, 4-3 है, यहाँ आ रहा है 3-5। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम क्यों लिए अभी पता चलेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम लिए, अब एलसीएम को ऊपर में गुना करना है ना। इसलिए गुना कर रहे हैं ताकि जो है वर्तमान को भी बराबर करेंगे हम। देखिए कैसे होगा, पहले तो पिछला को बराबर करना होगा, क्योंकि यहाँ तो 4 हम नहीं लिख सकते हैं, ए का जैसे 4 है और यहाँ पे 3 है तो डायरेक्ट हम 4 नहीं लिख सकते हैं। और बी का जैसे यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है ना, तो दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम करने के लिए ही एलसीएम लिए हैं। तो 15 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए और बी का जो पिछला वर्ष का, तो 15 चौके हो जाएगा 60, और बी का हो जाएगा 15 गुना 3 यानी कि 45। ठीक है, पिछला वर्ष का। तो ये 60 और 45 आया है ना, एलसीएम से जब इसको गुना किए। अब इसको हमको 60 बनाना है, तो इसको अगर 60 बनाएंगे, कितना से गुना करना होगा हमको, 20 से गुना करना होगा। ठीक है, तो जब इधर 20 से गुना होगा तो इसमें भी 20 से गुना हो जाएगा, गुना 20, तो ये बन जाएगा 80। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 है और यहाँ पे कितना है, 45 है। तो बी को कब बनाना है, यहाँ पे 5 की जगह में हमको 45 बनाना है। तो 45 बनाना है तो इसको 9 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 9 से गुना हो जाएगा, गुना में 9 कितना हो जाएगा, 9 छके
54 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निकालना क्या है, यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है तो पिछले वर्ष बी की आय क्या है ना, पिछले वर्ष बी की आय क्या निकालना है। तो पिछले वर्ष बी का आय कितना है, 45 है, यानी कि 45 का मान निकालना है। और वर्तमान वर्ष में दोनों के आय का योग दिया गया है 8.04 लाख रुपए है ना, 8.04 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे रेशियो में देखते हैं कि वर्तमान वर्ष में ए का कितना है, 80 है, और बी का कितना है, 54 है। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ के कितना निकलता है, देखिए 80 + 54, 80 + 54, तो ये हो रहा है 134, यानी कि लिख सकते हैं 134। ठीक है, तो 134 का मान हमको दिया है 8.04, तो लिख सकते हैं अनुपात में 134 बराबर दिया गया है 8.04, यानी कि ये लाख में है। तो हमको निकालना है पिछले वर्ष बी का है, तो अनुपात 45 का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा अनुपात 45 बराबर कितना हो जाएगा, 8.04, तो 04 लिखते हैं, नीचे में हम 100 लिख देते हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 134 से, गुना किससे करेंगे, 45 से, क्योंकि 45 का मान निकालना है। अब देखिए 134 से ये कट जाएगा 6 बार में, है ना, 804 कट गया 6 बार में, और यहाँ पे 45 है, नीचे में 100 है, तो इसको कटाइए नहीं, क्योंकि 100 है तो पॉइंट दे देंगे, तो इसको गुना कर दीजिए, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, हाथ में 3 रहा, और 6 चौके 24, 24 3 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना, 2.7 लाख। तो पिछले वर्ष बी का आय कितना हो जाएगा, 2.7 लाख, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो थोड़ा हैवी क्वेश्चन है ये, तो फिर से इसको समझिएगा कि दिया गया है कि पिछले वर्ष आय दिया गया है किसका, ए और बी का 4:3 दिया गया है। पहला जो सेंटेंस है इसमें कहा गया है। दूसरा सेंटेंस में कहा गया है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 3:4 है, यानी कि 3 जो है पिछला वर्ष है, ये वर्तमान वर्ष है, ये 5 पिछला वर्ष है, ये वर्तमान वर्ष है, 3 4 किसका है, ए बी का, और 5 6 किसका है, ये भी ए बी का है ना, सॉरी, ये ए का है केवल, 3 जो है पिछला वर्ष ए का है, और ये वर्तमान वर्ष ए का है, और ये जो है पिछला वर्ष 5 जो है पिछला वर्ष बी का है, और 6 जो है पिछला वर्तमान वर्ष बी का है। तो यहाँ पे वैसे ही लिखें कि पिछला वर्ष ए का हो जाएगा 3, और वर्तमान वर्ष में ए का हो जाएगा 4, पिछला वर्ष में बी का हो जाएगा 5, और वर्तमान वर्ष में बी का हो जाएगा 6। तो यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद हम क्या किए कि हम देख रहे हैं कि पिछला वर्ष ए और बी का कितना है, 4:3 है, और यहाँ पे पिछला में कितना आ रहा है, ए और बी का, ए का आ रहा है 3 और बी का आ रहा है 5। तो हम क्या किए, दोनों को बराबर किए। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या किए, एलसीएम लिए, और एलसीएम से ऊपर में जब गुना किए तो ये 60 और 45 बन गया। तो इसको भी 60 बनाएं, तो 60 बनाने के लिए 20 से गुना किए, तो इधर भी 20 से गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 80। अब इसको हमको 45 बनाना है, तो 45 बनाने के लिए 9 से गुना किए, तो इधर भी 9 से गुना करने से ये बन जाता है 54। अब जो है 80 और 54 यानी कि दोनों का वर्तमान आय है, और इन दोनों का योग जो कितना निकला, 134। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का जो वर्तमान आय है वो दिया गया है 8.04 लाख रुपए दिया गया है। ठीक है, तो 134 का मान तो ये है, तो हमको पिछले वर्ष बी का आय निकालना है। तो बी का पिछला वर्ष कितना है, अनुपात में 45 है, तो अनुपात में 134 का मान निकल गया, तो अनुपात में 45 का मान निकाल दिया, तो कितना निकला, 2.7 लाख रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में दिया गया है कि ए बी सी की आय का अनुपात 4 5 7 है, उनके व्यय का अनुपात 7 8 9 है। यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% है, फिर उनकी बचत का अनुपात क्या होगा। तो 12.5% कितना होता है, इसको जो है 12.5% तो लिख सकते हैं 1/8। ये कैसे होता है, जैसे 12.5% है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10, और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और 25 से अगर इसको कटाएंगे तो 25 को 5 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, और 5 से नीचे ये 2 बार में, तो ऊपर में बचा 1, नीचे हो जाएगा 8। तो 1/8 इसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा, है ना, तो ये सब परसेंटेज में पढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी की आय का अनुपात, यहाँ लिखिएगा, जैसे जैसे दिया गया है वैसे लिखिए।
लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, दिया गया है आय। हाँ, आय का अनुपात दिया गया है 4:5:7। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात 7:8:9 है। और व्यय कितना दिया गया है? व्यय 7:8:9 है। यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% है, फिर उनकी बचत का अनुपात क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, टोटल आय में अगर व्यय को माइनस कर देंगे तो नीचे क्या निकलेगा? बचत। क्योंकि मान लेते हैं आपका आय 100 रुपये है, उसमें से आप 20 रुपये खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, तो माइनस करेंगे 100 - 20 तो क्या निकलेगा? 80 रुपये बचत। इसी प्रकार ये ऊपर में जो आय है, नीचे है व्यय, आय में व्यय को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा? बचत निकलेगा। तो बचत का ही हमको निकालना है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, देखिए, यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% है ना, फिर उसकी बचत का अनुपात क्या है? तो बी की बचत कितना है? इसकी आय का 12.5%। तो आय का 12.5% कितना निकला? 12.5% निकला 1/8, है ना। तो ये 8 क्या है? ये 8 है बी की आय। ठीक है, ये एक क्या है? ये हो जाएगा बी का बचत। ठीक है, यहाँ कहा गया है यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% है, यानी कि बी की आय यदि 8 रुपये है तो बचत कितना है? 1 रुपये है। तो बी का आय अगर 8 रुपये है तो बचत कितना हो जाएगा? 1 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से व्यय कितना हो जाएगा? अगर बचत 1 रुपये तो व्यय हो जाएगा 7 रुपये। ठीक है, अनुपात में है ये सब। 7 रुपये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बी को बराबर कीजिए, उसके बाद ये सबको देखेंगे। बी को क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि बी में ही हमको काम करना है ना। तो सबसे पहले बी को एक लेवल में पहले लाइए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है ना। तो बी को दोनों जगह सेम करना है हमको। सेम करने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे हम कर देंगे, है ना। ऐसे अगर हम लिख देंगे कि बी की आय को अगर 8 बनाएंगे और व्यय को 7 बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसको 8 से गुना करेंगे और ये 7 से गुना करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम बी को बराबर करेंगे, एक लेवल में पहले लाइए। ये 8, तो ऊपर में 8 से गुना करेंगे और नीचे में 5 से गुना करेंगे। अब जो है कितना हो जाएगा? 8 चौके ये हो जाएगा 32। ये हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 पंचे 40। और ये हो जाएगा 8 सते 56। ठीक है, अब यहाँ पे 5 सते 35। और ये हो जाएगा 8 पंचे 40। और 5 नामा 45। देखिए, अब जो हो गया है बी बराबर, है ना। बी का आई जितना है 40, बी का व्यय भी हो गया 40। लेकिन क्या ये वास्तव में है? नहीं है ना। बोला गया है कि बी का आई कितना है? 8। यहाँ साइड में देखिए, बी का व्यय आय है 8, तो व्यय कितना हो रहा है? 7। बचत हो रहा है एक, है ना। लेकिन यहाँ बी का जो है आय और व्यय तो क्या हो गया? समान हो गया, 40-40 हो गया, दोनों बराबर हो गया। लेकिन यहाँ क्या है? आय कितना है? 8 है। और व्यय कितना है? 7 है। अब इसको 8 से फिर से गुना कीजिए। ठीक है, और इसको, क्योंकि अब इसका आय बना दिए 8 और इसका व्यय बना दिया 7। ठीक है, पहले बराबर था, लेकिन अब क्या किए? आय को ज़्यादा कर दिए, 8 कर दिए, और व्यय को कर दिए 7। ठीक है, फिर से गुना कीजिए यहाँ पे। तो इसको जो है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ फिर से गुना करना होगा, 32 × 8 है ना, 40 × 8, फिर 56 × 8। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि कुछ कुछ कटेगा भी। तो यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट गुना ही करना पड़ेगा, है ना। तो फ्रेश लिखिए कोई यहाँ साइड में कहीं पे। ए बी और सी 32 है और 40 है और 56 है। ठीक है, और यहाँ पे 35 है, 40 है और 45 है। तो इसको 8 से गुना करना होगा और इसको 7 से गुना करना होगा। तब कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा, और 8 तिया 24, 1 25, यानी कि 256 हो गया। और 8 चौके 32, यानी कि 320 हो गया। और 8 को अगर 56 से गुना कर देंगे
तो 8×48 ये हो जाएगा 448, है ना। फिर 7 को यहाँ 35 से गुना कीजिए, तो 7 को 35 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 245। और फिर 7 को 40 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 280। और 7 को फिर हम करेंगे गुना 45 से, तो ये हो जाएगा 315। ठीक है, तो ये हो गया आय और ये हो गया व्यय। और नीचे अगर माइनस करेंगे तो ये क्या निकलेगा, बचत निकल जाएगा। तो 6 में 5 घंटा तो 1, 5 में 4 घंटा 1। ठीक है, 11। तो 11 देखते ही मार दीजिए बी में, सबको घटा के देख लीजिए। ये हो गया 0, 12 में 8 घंटा तो हो गया 4, 11 40 हो गया। और ये हो गया 8 में 5 घंटा तो 3, 4 में 1 घंटा तो 3। ठीक है, और 4 में 3 घंटा तो 133। तो 11 40 133। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन इसको बनाइएगा कैसे, डायरेक्ट अगर बनाना है आपको तो इतना जो लॉन्ग मेथड किए हैं इतना नहीं करना है। तो उसको देखिए कैसे बनाइएगा, तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है, देखिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद फिर से आपको स्पीड में बताते हैं किस प्रकार स्पीड में कैसे बनाना है एग्जाम में। एक लाइन में सबको लिखना है ना, इतना अलग अलग करके नहीं लिखना है। देखिए एक लाइन में कैसे लिखिएगा, जैसे लिखिएगा यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, 4 5 7 है, क्या है, आय है। आय है 4:5:7। ठीक है, और वह दिया गया है 7 अनुपात, हाँ वह है, वह दिया गया है 7:8:9 है ना। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा बचत। आई में व्यय को माइनस करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बी को बराबर कीजिएगा, है ना। बी को बराबर कीजिएगा तो ऊपर में 8 से गुना करेंगे तो 40 बन जाएगा, और नीचे में 5 से गुना करेंगे। अब यहाँ तक बी हो गया है क्या, बराबर हो गया है। अब क्या करेंगे, बी का आई बनाएंगे कितना, 8। राइट साइड देखिए 8 है बी का आई, तो इसको 8 बनाएंगे। और बी का जो व्यय है इसको बनाएंगे 7, है ना। पहले बराबर था, अब जो है जैसे क्वेश्चन में था वैसे सेट कर दिए। बी का आई को 8 बना दिए और व्यय को 7 बना दिए। ठीक है, एक लाइन में। और 8 गुना 8 कितना होगा, 64। और 64 को फिर 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 256, है ना। यहाँ पे लिखिएगा 256। और 64 को 5 से गुना कीजिएगा, फटाफट गुना करना होगा आपको, तो ये हो जाएगा 320। और फिर 64 को 7 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 448, है ना। फिर 7 गुना 5 35, 35 गुना 7, तो 35 गुना 7 हो जाएगा 245। फिर 35 गुना 8 कीजिएगा तो हो जाएगा 280। और 35 गुना 9 कीजिएगा तो हो जाएगा 315। तो जब इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 11 40 और 133, है ना। ऐसे आपको करना होगा तुरंत तुरंत। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है ए बी सी की आय, ए और बी की मासिक आय दिया गया है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये की मासिक बचत की तो उनकी मासिक आय में अंतर है। तो मासिक आय में अंतर निकालना है, जैसे कहा गया है वैसे लिखिए। ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी, ये क्या दिया गया है, आय दिया गया है, मासिक आय, है ना। कितना दिया गया है, 8:5। जबकि उनका मासिक व्यय है कितना, ये महीना का ही दिया गया है, 5:3 इसका मासिक व्यय है। तो आय में व्यय अगर माइनस हो जाएगा तो नीचे क्या बचता है, बचत बचता है। नीचे क्या बचता है, बचत। तो नीचे हो जाएगा बचत। बचत कितना हो रहा है, ए का हो रहा है 12,000
और बी का हो रहा है 10,000। ठीक है, आपको एक बताए थे रामबाण कॉन्सेप्ट, है ना, वन कॉन्सेप्ट बताए थे। उसमें क्या बताए थे कि वो हर जगह लागू होता है जब समान कमी या वृद्धि हो, या समान या असमान वृद्धि या कमी हो, दोनों जगह लागू हो रहा था। लेकिन ब्रह्मास्त्र जो कॉन्सेप्ट था वह केवल कहाँ लागू हो रहा था, जब समान वृद्धि या कमी हो। अब यहाँ देख रहे हैं कि असमान है ना, ये 12,000 बचा रहा है, ये 10,000 बचा रहा है। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रामबाण कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस है। अगर दोनों का सेम रहता तो ब्रह्मास्त्र मेथड लगाते हैं और वो थोड़ा सा जल्दी बनता। अब इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बेसिक से तो आसान ही है, बेसिक में तो और लंबा हो जाएगा। तो इसमें बताया था कि क्रॉस गुना करना है ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। ठीक है, और दोनों का अंतर देखेंगे कितना है, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24, और 5 × 5 हो जाएगा 25। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अनुपात में 1। फिर यहाँ 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50,000, 50,000, और 12 × 3 हो जाएगा कितना, 36,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14,000। ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा, 14,000 का। तो रेशियो में देख रहे हैं अनुपात 1 में, लेकिन रुपए में देख रहे हैं 14,000 का अंतर है। तो यहाँ पे लिखिएगा अनुपात 1 बराबर कितना, 14,000। ठीक है, अब क्या निकालना है, तो उनकी मासिक आय में अंतर है। तो मासिक आय में अंतर कितना है, तो मासिक आय में अंतर कितना है, 8 और 3 है, 8 और 5 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मासिक आय में अंतर। तो अनुपात 3 का मान निकालना है। अनुपात 3 कितना हो जाएगा, 3 × 14,000 कितना हो जाएगा, 42,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर से इसको एक बार समझिए, उसके बाद और एक क्वेश्चन है ऐसे ही। तो यहाँ पे ए और बी का जो मासिक आय है लिख दिए 8:5, और उसका मासिक व्यय भी लिख दिए हैं कितना, 5:3, ये दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, अब जो है दोनों का जो बचत है वो डिफरेंस है, ये 12,000 रुपये बचाता है और ये 10,000 रुपये बचाता है ना। तो जब डिफरेंस रहता है तो हम क्या करते हैं, रामबाण कॉन्सेप्ट। तो 8 × 3 24, और 5 × 5 हो जाएगा 25, और दोनों का अंतर लेते हैं। और इधर जो है नीचे वाला, इसमें भी दोनों को गुना करके दोनों का अंतर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया 50,000, ये हो जाएगा 36,000, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 14,000 का। और ये बराबर कर देते हैं, अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, 14,000। अब निकालना क्या है, ए और बी का जो मासिक आय है उनके बीच का जो अंतर है उसको निकालना है। तो अंतर कितना है, 3। तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, ऐसे ही है, सेम है। देखिए, ए और बी दिया गया है, ए अनुपात बी, इसका आय का अनुपात कितना है, 3:5। उनके व्यय का अनुपात है 4:7, व्यय का अनुपात 4:7। और दिया गया है बचत, ए बोल रहा है कि 16,000 रुपये बचाता है, और बी बोल रहा है कि 26,000 रुपये बचाता है ना। क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, ऐसे ऐसे पहले गुना कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20, और 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा अनुपात 1 का अंतर। ठीक है, 7 × 4 = 28, सॉरी, यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो 5 × 20, 7 × 3 ही है, 7 × 21, ठीक है, 7 × 21 है ना। तो अनुपात में 1, 5 × 20 और 7 × 21 क्रॉस गुना किए। तो यहाँ पे क्या निकला, अनुपात 1 निकला अंतर। अब यहाँ देखिए, फिर इसको करना है। तो 16 को 7 से गुना करना है। तो 16 को अगर 7 से गुना कीजिएगा कितना हो रहा है, और 26 को 4 से गुना करना होगा। फिर 16,000 और 26,000 है, ये 3:5 है, और ये गलत किए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 4:7 है ना। और यहाँ पे सॉरी, ठीक है, 4:7 ही है। 3:5, हाँ, गुना कीजिए, अब 16 × 7, तो 16 × 7 कितना होता है, 112 होता है। और 26 × 4 कितना हो जाएगा, 26 × 4 हो जाएगा 26 × 4, 6 × 4 = 24, 4×2 = 8, 8×2 = 10, 104 हो जाएगा, है ना। 3 0
हो जाएगा 112 और 3 जीरो। यहाँ से मेरा निकल रहा है 8,000, लेकिन 8,000 तो नहीं है। एक बार चेक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनके व्यय के बीच अंतर क्या है ना। तो देखिए, जिसका अंतर पूछा जाता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसीलिए तो गलत निकल रहा है ये। इसको निकालना है, उसको ऊपर लिखना है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हमको किसका लास्ट में देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है, व्यय के बीच का अंतर, तो यहाँ पे ऊपर में व्यय लिखिएगा, है ना। ये बनाने का तरीका है, ऊपर में लिखिएगा व्यय। व्यय कितना है, 4:7 है, ठीक है। और नीचे लिखिएगा आय। आय कितना है, 3:5 है, ठीक है। बचत कितना कर हो रहा है, जैसे आय में व्यय घटेगा तो ये हो रहा है बचत। अब नीचे से ऊपर घटेगा 16,000 और इसका हो जाएगा 26,000, ठीक है। तो जिसका निकालना है, जैसे व्यय को निकालना था तो व्यय को हम ऊपर लिखेंगे। अगर आय को निकालना था, लास्ट में आय के बीच का अंतर, तो हम आय को ऊपर में लिखते। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में जो था, यहाँ पे क्या था, उसकी मासिक आय में अंतर निकालिए, तो हम ऊपर में क्या लिखे थे, आय को लिखे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, व्यय के बीच का अंतर निकालिए, तो व्यय को हम ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, और बाद बाकी जो है सेम रहेगा। अब क्रॉस गुना कीजिए, अब देखिए कितना आ रहा है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, उसको देखिएगा, है ना। तो 7 हो जाएगा 21, और इधर 5 चौके हो जाएगा 20। तो बड़ा में छोटा घटाइएगा तो हो गया 1, यानी कि अनुपात 1 का मान निकला। और इधर फिर क्रॉस गुना कीजिएगा, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80,000। और 26 तिया कितना हो जाता है, तो हो जाएगा 6 तिया 18, यानी कि 78,000 हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 2,000, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, व्यय के बीच का अंतर, तो व्यय का बीच का अंतर कितना है, 3 है ना। तो अनुपात 3 का मान निकालिए, तो 3 गुना हो जाएगा 2,000, तो ये निकल जाएगा 6,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में 6,000 है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। अब आ जाता है 36। 36 में कहा गया है कि आवेदन करने वाले कि छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफल छात्र का अनुपात 23:35 है। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते हैं तथा 27 छात्र कम सफल होते हैं, तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:14 होता है ना। तो इसको निकालना है। देखिए, पास और फेल और टोटल यहाँ करना होगा। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफल छात्र, सफल छात्र यानी कि पास, पास हो गया, और ये फेल हो गया, और ये टोटल हो गया। टोटल कितना आवेदन किया था, यानी कि टोटल कितना छात्र है पहले वो देखिए। तो पास हुआ है अगर 23, और 35 हो गया है कितना, ये 35 फेल हो गया है। तो यहाँ से जो टोटल निकल रहा है दोनों को जोड़िए, 5 3 हो गया 8, और 3 2 हो गया 5, यानी कि टोटल हो गया 58 छात्र जो है परीक्षा में जो है वो मौजूद था। इसमें से 23 हो गया है पास और 35 हो गया है फेल, यानी कि टोटल छात्र कितना था, 58। अब कहा गया है कि यदि 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते, तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:14 होता। यानी कि सफल छात्र कितना होता, 9, और असफल होता 14। कब होता, जब 62 छात्र कम आवेदन करता और 27 छात्र कम सफल होते। तो यहाँ से टोटल देखिए कितना है, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23, है ना। 14 9 हो गया 23। अब देखिएगा कि जब टोटल है, टोटल कितना है 58, तो इसमें पास कितना हो रहा है, 23, है ना। 23 पास हो रहा है, जब टोटल कितना था, 58 था। अब टोटल कितना है, 23, तो पास कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। ऐसा कब हो रहा है, जब 62 छात्र जो है कम आवेदन करता, है ना। 62 छात्र कम, टोटल में 62 छात्र कम आता, तब क्या होता, कितना कम सफल होता, 27 जो है कम सफल होता, है ना।
तो यहाँ पे 27 लिखिएगा। तो समझिएगा फिर से, दिया गया है पास और फेल का अनुपात 23:35 है, यानी कि टोटल छात्र कितना होगा 58। अब कहा गया है कि यदि 62 छात्र कम आता है ना, 62 छात्र जो है कम आवेदन करता तथा 27 छात्र कम सफल होते, तब क्या होता, सफल और असफल छात्रों का अनुपात 9:14 होता। तो 9:14 होता तो उस समय छात्र कितने होते, 23, है ना। तो जब टोटल है 58 तो पास कितना हो रहा है 23, जब टोटल है 23 तो पास कितना हो रहा है 9। ऐसा कब हो रहा है, जब टोटल में 62 छात्र कम आवेदन करता, तब क्या होता, पास में 27 कम पास होते, है ना। पास में जो है यहाँ लिखा गया है कि 27 छात्र जो है कम सफल होते पास में, है ना। उसके बाद ये रेशियो बनता है। अब जो है यहाँ पर भी रामबाण कॉन्सेप्ट लगाइएगा, क्रॉस गुना, ठीक है, ऐसे गुना कीजिएगा तो यहाँ से निकलता है, जब 58 को 9 से गुना करेंगे तो ये निकल जाता है 9 अठे हो जाता है 72, 7 रहा, 9 पचे 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, यानी कि 522। और 23 गुना 23 कितना होता है 529, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, कितना है, देखिए बड़ा में छोटा घटाना है ना, ऐसा नहीं कि छोटा में बड़ा, हमको डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 529 में 522 घटेगा तो हो जाएगा अनुपात में 7, ठीक है। इधर देखिए 23 गुना 27, तो 23 गुना 27 कीजिएगा, हो जाएगा 7 या 21, इधर हो जाएगा माइनस 621 हो जाएगा, ठीक है। और 62 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 छक 54, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 छके 54 और एक हो जाएगा 55, यानी कि यहाँ हो जाता है -558। और इन दोनों का जब अंतर देखिएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हमको नहीं देखना है, केवल अंतर देखना है, डिफरेंस कितना है, तो 63 है डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा अनुपात 7 बराबर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, पहले कितना था 58 छात्र था, तो 7 का मान हो जाएगा 63, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 9, तो 58 का मान कितना हो जाएगा 58 गुना 9, और 58 गुना 9 हो जाता है 8 72 का 2 हाथ में रहा 7, 9 पचे 45, 45 7 कितना हो जाएगा 52, ये 522। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाइएगा। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। तो कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित का अनुपात अचयनित से 19:17 है। यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता और 800 कम चुने गए होते तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 होता, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखिएगा चयनित, चयनित और अचयनित, अचयनित, और यहाँ लिखिएगा टोटल, ठीक है। तो चयनित कितना हुआ है 19 और अचयनित कितना हुआ है 17, और दोनों को अगर जोड़िएगा तो ये हो जाता है 36, ठीक है। अब लास्ट में क्या हो रहा है, चयनित अचयनित कितना हो रहा है 1 और 1, है ना, और इन दोनों को जोड़िएगा 2। अब क्या कहा गया है कि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, यानी कि टोटल में 1200 कम आवेदन करता और 800 कम चुने गए होते, ठीक है। तब ये अनुपात निकलता 1:1, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा टोटल और चयनित, क्योंकि कम चुने गए होते तो यहाँ पे चयनित लिखना होगा। टोटल कितना हो जाएगा 36, जब 36 है तो चयनित कितना हुआ है 19, और जब टोटल हो जाएगा 2 तो चयनित कितना हुआ है 1, है ना। अब जो है बोला कि टोटल में 1200 कम आवेदन करता, ठीक है। तो 1200 कम आवेदन करता तो चयनित कितना कम होता 800, यानी कि 800 कम चुने गए होते। अब इसको गुना कीजिए क्रॉस, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 38, यानी कि यहाँ पे 38 और 36 का क्या हो जाएगा अनुपात 2, और यहाँ हो जाएगा 8 गुना 2 1600, और ये हो जाएगा 12 गुना 1 1200, तो 1600 में 1200 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात 1 का मान हो जाएगा कितना 200। अब क्या पूछा है,
पूछा गया है कि कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था। कितनों ने आवेदन किया था? 36 ने किया था आवेदन। क्या करेंगे यहाँ पे? 36 गुना 200 कर देंगे। तो 36 गुना 200 कितना हो जाएगा? 7200। क्या ये हो जाएगा आंसर? यानी कि शुरुआत में 7200 आवेदकों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था। अब देखिए, लोमड़ी और शेर बोला गया है। तो पहला में जिसका नाम है उसका नाम लिखिएगा। पहले क्या है? लोमड़ी है तो लोमड़ी लिखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, एक लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाता है। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय, है ना? दूरी बटा समय। तो जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे लिखिए। पहले जिसका नाम है उसी का नाम लिखिएगा। पहले है लोमड़ी तो लोमड़ी लिखिए, है ना? क्वेश्चन में नाम देखिए पहले किसका है। उसके बाद क्या है? शेर, तो शेर लिखना है। अब बोला गया है कि शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, एक लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाता है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, तो दूरी कहाँ जाएगा? ऊपर में। एक लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाता है। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लोमड़ी शेर लिख दिए। अब कहा गया है कि शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, तो यहाँ पे लिखिएगा 5। ये 5 छलांग ये हो गया उसका दूरी, है ना? जो छलांग लगाता है, जो कदम हुआ वही उसका दूरी हुआ। तो ये हो गया शेर का दूरी 5 छलांग में। तो लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाता है, ये हो गया लोमड़ी का दूरी। ठीक है, 7। अब शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, देखिए यहाँ भी दूरी लिखा है, लेकिन ये दूरी नहीं है ना? दूरी हो गया ऊपर वाला, जो छलांग लगाता है वही दूरी है। जो लिखा हुआ है वो दूरी नहीं है। ये हो जाएगा आपका समय। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। यानी कि यहाँ पे अगर समझिएगा थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे समय का बात कर रहा है कि जितना देर में जितना देर में एक शेर 6 छलांग लगाता है, उतनी ही देर में एक लोमड़ी जो है 5 छलांग लगाता है। भले यहाँ पे दूरी लिखा हुआ है, लेकिन ये समय को दर्शा रहा है ना? जो छलांग है वो हो गया दूरी, और जो बता रहा है कि जितनी देर में, है ना? देर जहाँ बोल दिया, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। और यहाँ पे दिया गया है देर, ठीक है, और 5 छलांग। तो ये जो लग रहा है कि यहाँ पे समय है, लेकिन ये समय नहीं है। ये हो जाएगा दूरी और ये हो जाएगा समय। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा शेर 6 छलांग, तो यहाँ 6 लिखिएगा, और लोमड़ी 5, तो यहाँ पे लिखिएगा 5। अब इसको रेशियो में निकाल दीजिए, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 7 छक हो जाएगा यहाँ पे 42, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। तो समझ गए? यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि जो देर लिखा गया है वो हो जाएगा दूरी, और जहाँ दूरी लिखा है वो है समय, है ना? क्योंकि जितना देर में 5 छलांग लगाता है एक शेर, उतनी देर में एक लोमड़ी 7 छलांग लगाता है। लोमड़ी 7 छलांग लगाता है, जो छलांग लगाएगा वही दूरी हो जाएगा। शेर 5 और लोमड़ी 7। और यहाँ पे बोल रहा है शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। यानी कि 6 छलांग में वो जितना दूरी तय करता है, 5 छलांग में उतनी ही दूरी तय करता है। यानी कि दोनों का समय क्या होगा? बराबर होगा, है ना? तो नीचे क्या है? समय है। तो ये हो गया 42:25। अब देखिए, एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है। उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे नाम है पहले वैसे लिखिए। सबसे पहले क्या है? कुत्ता है, तो पहले कुत्ता लिखिए, कुत्ता। उसके बाद क्या है? उसके बाद है शेर, है ना? इसको ऐसे ही बनाने का तरीका है, जैसे जैसे है वैसे वैसे नाम लिखिए। उसके बाद है लोमड़ी, तो
लोमड़ी हो गया। ठीक है। अब बोला है एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, तो 8 छलांग चलिएगा ऊपर, उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है, तथा उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, तो यहाँ पे लिखिएगा 8, उसके बाद शेर द्वारा 16 छलांग में, तो यहाँ पे 16, और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में, तो ये गया 24। अब जो है इसको रेशियो में बदल दीजिए, तो यहाँ पे निकल जाएगा उनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात, चाल का अनुपात है। तो ये 8 से 8 कट जाएगा एक बार में, और ये कटाएंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौके 16। ये कटेगा 3 से, तो 3 पचे 15 और 3 आठे 24। अब जो है नीचे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। एलसीएम 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 12 नहीं होगा, 24 होगा। ये 8 से तो 12 नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना, 24, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 4 छके 24, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, और 8 तिया 24, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। क्या ये अब कटेगा, कटेगा 3 से, तो 3 आठे 24, 3 छके 18 और 3 पचे 15, तो 8 6 और 5, 8 6 5, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो 4 8 का एलसीएम 8 होता है, लेकिन 24 लिख दिए हैं, है ना। 8 लेते हैं तो डायरेक्ट ये निकलता है, देखिए यहाँ पे जैसे एक है ना, 3/4 है और 5/8 है, 24 ले लिए हैं। तो बहुत देर से पढ़ रहे हैं दोस्त, अब हम भी हैंग करने लगे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसी को बनाएंगे, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होता है, 8 होता है, लेकिन हम कितना लिख दिए हैं, 24 लिख दिए हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 गुना 8 एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 8 6 5 यहाँ से भी डायरेक्ट, है ना। 24 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलसीएम कितना होता है, 8 होता है। अब 24 लेने से क्या हो गया, एक स्टेप ज़्यादा हो गया, फिर से इसको कटाएं। तो थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, जैसे कि 40 है, तो ये सब कल देखेंगे। उसके बाद एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनेगा। और मैथ में जो है एलिगेशन जो नहीं पढ़े हैं, तो समझ लीजिए उसका मैथ अधूरा है, क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जो बड़ा बड़ा सवाल को चुटकियों में सॉल्व करता है ना। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो कल इसको समाप्त भी करेंगे और एलिगेशन को स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही। क्लास को ध्यान से देखिए, समझिए, और जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट्स कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और प्रैक्टिस सेट भी बनाइए कहीं पे। जैसे कि अग्रवाल का जो क्वेश्चन है, RS अग्रवाल का, उसमें मैथ खोलिए और रेशियो का चैप्टर निकालिए और बनाइए, देखिए सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। आपको छांट के जो है क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाए हैं। इतना क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा तो रेशियो का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो है इन्हीं क्वेश्चनों से ही सॉल्व होगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो कहीं भी रेशियो का क्वेश्चन रहेगा, आसानी से बनेगा। और थोड़ा क्वेश्चन है 40 से लेकर 45 तक, इसको कल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का दिन शुभ हो। अभी के लिए बस इतना ही। चलिए क्लास को डी एंड करते हैं। धन्यवाद।